वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन। कई विपक्षी नेताओं का ख्याल ये था और कोशिश भी थी कि ये 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी वर्सेस राहुल गांधी नहीं बनने दिया जाए। कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग इसी पक्ष में थे कि लड़ाई मोदी बनाम राहुल नहीं हो। अब विपक्षी नेता ऐसा क्यों चाहते थे? इसके पीछे तो एक ही वजह थी, क्योंकि सबको लगता था कि मोदी और राहुल की लड़ाई में देश का जनमत मोदी की तरफ जाएगा, झुकेगा। तुलना होगी दोनों की पर्सनालिटीज की। तो सवाल कि भाई राहुल को थोड़ा पीछे रखा जाए क्या, तो ये गांधी परिवार को मंजूर नहीं। अच्छा, भाजपा वाले निर्जला व्रत रखे हुए थे, ईश्वर की आराधना में लीन थे कि हे प्रभु 11 रुपया का प्रसाद चढ़ाएंगे हर मंदिर में, किसी तरीके से ये चुनाव मोदी बनाम राहुल हो जाए। उनकी इच्छा इसलिए थी कि राहुल गांधी मुकाबले में खड़े हो जाएंगे तो हमको जीतना सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। अब धीरे धीरे चुनाव आगे बढ़ा, पहला, दूसरा, तीसरा चरण बीता और एक नैरेटिव ये बनने लगा कि ये चुनाव मोदी को चुनिए या राहुल को चुनिए के बीच में आके खड़ा हो गया। अब ये स्थिति विपक्ष के लिए खराब है, त्रासदी है, और भाजपा और उसके सहयोगी दलों के लिए मोतीचूर के लड्डू खाने और बांटने का समय है। विपक्ष के पास एक संकट ये भी था कि राहुल का चेहरा अगर मोदी के समानांतर आके नहीं खड़ा होता तो किसका चेहरा खड़ा करते फिर आप? ममता जी ने तो अपनी दुकान ही अलग कर ली थी, उसका दुकान का शटर ही आज दूसरी तरफ लगा दिया था, दीवार खड़ी कर दी थी गठबंधन के बीच में। बोले ना, हमारा इनसे कोई गठबंधन नहीं बंगाल में। तो ममता हो नहीं सकती थी। खड़गे जी का थोड़ा बहुत भाग्य चक्र जागा था जब ममता जी ने कहा था कि खड़गे जी दलित हैं, पहले दलित प्रधानमंत्री हो जाएं, लेकिन शायद गांधी परिवार को स्वीकार नहीं हुआ कि खड़गे जरूरत से ज़्यादा आगे आए, तो उनको पीछे किया गया। और बाद में आपने एक वीडियो देखा ही होगा जिसमें खड़गे जी कह रहे हैं कि भाई हमको तुम लोग मंच पे धक्का देते हो, कहीं इधर गिराते हो, कहीं उधर धक्का मारते हो। तो उनकी स्थिति वो हो गई, इसलिए वो मुकाबले में हो नहीं सकते। अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और गृह कलह से जूझ रहे, रोज टूट रहे शरद पवार, ये लोग भी नहीं खड़े हो सकते। अखिलेश यादव देश के सबसे बड़े राज्य के बड़े नेता हैं, लेकिन अब मोदी के मुकाबले वो खड़े हो जाएं देश के सामने और देश मान ले कि हाँ अखिलेश भी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, ये तो गंभीर बात नहीं, व्यवहारिक बात नहीं। तो ये स्थिति बनी कि भाई मोको और न तोको ठौर, एक कहावत है उत्तर प्रदेश की, क्या हमें दूसरा नहीं और तुम्हें दूसरा ठौर नहीं। तो हुआ कि भाई फिर राहुल गांधी कोई तैयार करके सामने करो। तो राहुल गांधी जी सामने आ गया। अच्छा, कुछ राहुल गांधी के वक्तव्य और उनके वक्तव्यों पर जिस तरह से कांग्रेस निछावर रहती है, उससे भी राहुल का कद बनता है कांग्रेस के भीतर। और एक मैसेज गया कि भाई सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं कांग्रेस के, प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही, सोनिया जी ने लोग चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया, गांधी परिवार से एकलौता व्यक्ति जो चुनाव में है। तो इन सब कारणों ने राहुल गांधी को मोदी के समानांतर खड़ा करने की कांग्रेस की कोशिशों को मजबूत किया। अब एक सवाल खड़ा होता है कि क्या होता कि ऐसी स्थिति से कांग्रेस बच पाती? बड़ा सवाल है।
तो मुझे लगता है अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कांग्रेस गठबंधन में रोक पाती तो चुनाव की तस्वीर दूसरी हो सकती थी लोकसभा की। तब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के मुकाबले गठबंधन का चेहरा होकर देश में खड़े हो सकते थे। अब आप सोचिए ऐसा क्यों? नीतीश कुमार ही क्यों? इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार पर दो आरोप उनके विरोधी भी नहीं लगा सकते, कट्टर विरोधी भी नहीं लगा सकते। पहला, नीतीश कुमार भ्रष्ट हैं, ये आरोप नहीं लगा सकता कोई, और दूसरा, नीतीश कुमार परिवारवादी हैं, ये कोई नहीं कह सकता। एक बोतल शराब पी के भी नहीं बोल सकता। इन आज की राजनीति में जब विपक्ष के बड़े बड़े नेता इन दोनों आरोपों से जूझ रहे हैं, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, कई तो भ्रष्टाचार में जेल में, वहां सत्यनारायण कथा सुन रहे हैं, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार में जेल में है। ऐसा तो नहीं कि देश की लड़ाई, आजादी की लड़ाई में जेल में गए थे तब से जेल में ही। और परिवारवाद पर तो सोनिया जी से लेके और समाजवादी पार्टी तक सब कटघरे में। केवल नीतीश का चेहरा था विपक्ष के पास, जिस पर भाजपा भी आरोप नहीं लगा सकती थी। ये दो ना, सोचिए, अगर नीतीश को रोक लिया होता तो लोकसभा का चुनाव दूसरा होता और पिछड़े वर्ग का एक बड़ा चेहरा, जातिगत जनगणना कराने का ऐतिहासिक काम करने वाला नेता नीतीश कुमार, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति। देखिए यूएसपी कितनी थी नीतीश कुमार की। क्या कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के साथ अगर नीतीश कुमार चेहरा बन के सामने खड़े होते तब शायद भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में कठिनाई होती और देश भर में एक विपक्षी गठबंधन की क्रेडिबिलिटी भी बनती। हिंदी भाषी भारत में जो पिछड़े वर्ग के बड़े नेता हैं, जो पिछले 30-40 साल से सक्रिय हैं, उनमें नीतीश पहले 3 लोगों में है। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और नीतीश कुमार मान लीजिए। तो सोचिए कितने यूएसपी थे नीतीश कुमार के साथ। नीतीश बाबू के जाने के बाद गठबंधन से, और इधर आप उनको पलटू राम कहिए, उल्टा पलटा कुछ कहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति के लिए कंधे पर नहीं बैठाया है। बिहार में नीतीश बाबू अच्छा बुरा जो उनके आने से हो जाए ठीक है। देश भर में नीतीश कुमार एनडीए के लिए एसेट, और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ होते तो एनडीए के लिए मुश्किल पैदा कर देते। तो समझदारी वाली राजनीति यही होती है कि हमारे विरोधी शिविर में कोई आदमी अगर हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है तो उसको अपने शिविर में ले आया जाना चाहिए। फिर हम देखेंगे हमारे शिविर में वो क्या करता है, नहीं करता है, रिजल्ट देता है, नहीं देता है, कम से कम उस परेशानी से तो बचेंगे। नीतीश बाबू के साथ वही मामला भाजपा ने अपनाया। अब वो दृश्य देखते आप कि नीतीश कुमार चेहरा होते और पीछे लालू यादव खड़े होते, राहुल गांधी खड़े होते, अखिलेश यादव खड़े होते, ममता खड़ी होती, स्टालिन खड़े होते, तो एक दृश्य बनता, सामाजिक संतुलन भी सधता। अब राहुल गांधी कहेंगे जात की जनगणना कराएंगे, तो जिनकी जात के लिए वो कह रहे हैं, जिन जातियों के लिए, उन जातियों को राहुल गांधी के चेहरे में अपना चेहरा नहीं दिख रहा, तो क्या किया जाए? स्वाभाविक है कल्याण सिंह, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, इनके चेहरों में पिछड़ों को अपना चेहरा दिखेगा। राहुल गांधी में थोड़ा नहीं दिखेगा अपना चेहरा पिछड़ों को।
और भारतीय जनता पार्टी के पास संयोग ये है कि प्रधानमंत्री खुद पिछड़े वर्ग से हैं, तो हाथी के पांव में सबका पांव। देश का पहला पिछड़ा प्रधानमंत्री भाजपा के इस बात को सगर्व कहती कि हमने दिया। तो अब मसला ये कि चुनाव तीसरा चरण समाप्त होते होते आ गया नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी पर। इसीलिए आप देखिए प्रधानमंत्री हर जगह शहजादे का ही उल्लेख कर रहे हैं। शहजादे मतलब राहुल गांधी। प्रधानमंत्री स्टालिन पर नहीं बोल रहे, ममता पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, और किसी के राज्य में चले जाए तो कुछ बोल दें तो अलग बात है, अन्यथा ज्यादा फोकस नहीं कर रहे। क्षेत्रीय छत्रपों पर फोकस नहीं कर रहे प्रधानमंत्री, वो भी केवल राहुल पर फोकस कर रहे ताकि राहुल मुकाबले से कहीं हट ना जाए। मजे की बात देखिए, भाजपा इसलिए प्रार्थना सभाएं कर रही है, देवालयों में हवन पूजन कर रही है कि राहुल गांधी मुकाबले में बने रहें। राहुल गांधी, कुछ लोग हंसी में कहते हैं, मजाक में कहते हैं, लेकिन बात तो व्यवहारिक स्तर पर वजनदार है कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभंकर हैं, यानी शुभ हैं। अब इस बात की व्यवहारिक समीक्षा करके देख लीजिए आप। और राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा है और भाजपा के लिए शुभ है। सैम पित्रोदा का जब प्रसंग आया था तो लोगों ने कहा था कि भाई ये राहुल गांधी के गुरु हैं, तो इनसे ऐसी अपेक्षा की जा सकती है कि ये भाजपा को जिताने लायक ही काम करेंगे। तो फिर बड़ी मुश्किल से सैम पित्रोदा के जब दो गुगली वो फेंक चुके तो कांग्रेस जागृत हुई और सैम पित्रोदा से इस्तीफा लिया। लेकिन आप पित्रोदा से इस्तीफा ले सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी तो खुद पार्टी है, उनका इस्तीफा कौन ले सकता है? कोई नहीं ना। तो इसलिए अब ये चुनाव आ गया फिर से एक बार राहुल बनाम मोदी। 19 में भी चुनाव यही था, राहुल बनाम मोदी। नतीजा सामने है, इंतजार करिए 4 जून तक का। इस बार के मैच का परिणाम भी सामने आ जाएगा देश के। धन्यवाद।